आज हम जिन दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं वो बाजार की नब्ज और एक निवेशक के मन की उथल-पुथल को एक साथ देखते हैं। शीर्षक है आत्मा का बाजार, लालच से जागृति तक। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत तनाव भरे माहौल से होती है। हर स्क्रीन पर गिरते हुए नंबर, हर चेहरे पर डर और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, अब क्या करें? और श्रोता देखिए, शुरू में ही एक बहुत बड़ी बात कहता है, वो ये कि यह कोई साधारण उतार चढ़ाव या जिसे हम टेक्निकल करेक्शन कहते हैं वो नहीं है। अच्छा। इसे मानव मन का करेक्शन कहा गया है। मतलब यह चार्ट्स या कीमतों का सुधार नहीं है, यह हमारी सोच का, हमारे लालच और हमारे डर का सुधार है। यहीं से ये चर्चा बहुत बहुत गहरी हो जाती है। मानव मन का करेक्शन, ये अपने आप में एक बहुत वजनदार विचार है। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प लाइन है कि जब बाजार में तेजी होती है तो विवेक सो जाता है और जब गिरावट आती है तो साहस भाग जाता है। हाँ। और आज इन दोनों के बीच में निवेशक एक ऐसी हालत में फंस गया है जिसे स्रोत ने किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा है। ये शब्द सुनने में भारी है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी मानसिक स्थिति, मतलब जहां इंसान पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करना सही है और क्या गलत। दस्तावेजों के मुताबिक आज निवेशक न तो और खरीदने की हिम्मत जुटा पा रहा है क्योंकि उसे डर है कि बाजार और गिरेगा। सही बात है। ना वो बेच पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि शायद सबसे बुरा दौर निकल चुका है और यहाँ से बाजार पलट जाएगा। और ना ही वो शांति से बैठ पा रहा है क्योंकि हर गुजरता पल उसे बेचैन कर रहा है। तो एक तरह का मानसिक गतिरोध है, एक चक्रव्यूह है। बिल्कुल, एक चक्रव्यूह है। तो ये डर, ये सिर्फ पैसा खोने का नहीं है, क्योंकि वो तो बाजार का एक हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि असल डर इस बात का है कि जिन नियमों पर हम भरोसा करते थे वो टूट चुके हैं। अच्छा। जिस भरोसे की नींव पर यह पूरा ढांचा खड़ा था वो हिल गई है। जब आपको लगने लगे कि खेल के नियम ही आपके खिलाफ हैं, तो डर पैसे खोने से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। यह भरोसे का संकट है। और जब भरोसा टूटता है तो उसकी जगह अक्सर एक बहुत खतरनाक भावना ले लेती है, लालच। स्रोत इस पर भी बहुत खुलकर बात करते हैं ना? एक बहुत तीखी टिप्पणी है वहां पे। हाँ, और वो टिप्पणी आज के समय को एक आईना दिखाती है। स्रोत कहता है कि स्वार्थ तो हमेशा से दुनिया में था, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन आज लालच नंगा होकर नाच रहा है। एग्जैक्टली। इस पंक्ति का मतलब है कि अब लालच छिपा हुआ नहीं है, उसे नैतिक या सामाजिक पर्दों में लपेटा नहीं जा रहा, वो बेशर्मी से खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा नहीं है? मेरा मतलब है इतिहास में भी तो बड़े बड़े घोटाले और लालच के किस्से हुए हैं। आज ऐसा क्या अलग है जिसे स्रोत ऐतिहासिक कह रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के अनुसार जो चीज आज अलग है वो है इसका स्केल और इसका तरीका। स्केल? हाँ, जिस स्तर पर आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डर बेचा जा रहा है और भ्रम को ज्ञान बताकर एक पूरी की पूरी भीड़ को फंसाया जा रहा है, वो अभूतपूर्व है। मतलब पहले जानकारी कुछ लोगों तक थी, आज गलत जानकारी हर किसी की जेब में है। बिल्कुल, यही इसे ऐतिहासिक बनाता है। और इसीलिए स्रोत हमें याद दिलाता है कि भविष्य में इस दौर को कैसे देखा जाएगा। जैसे हम आज 2008 की मंदी या 1929 की महामंदी को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं और सोचते हैं कि लोग कितने नासमझ थे। ठीक वैसे ही आने वाली पीढ़ियां इस समय को देखेंगी और सवाल पूछेंगी, क्या हम सच में इतने असंवेदनशील हो गए थे? क्या मुनाफा इंसानियत से बड़ा हो गया था? स्रोत के अनुसार आज एक साधारण निवेशक जो दर्द झेल रहा है वो सिर्फ आर्थिक नहीं है। जब किसी का जीवन भर का सपना, बच्चों की पढ़ाई का पैसा या रिटायरमेंट की उम्मीदें दांव पर लगती हैं, तो वो दर्द आत्मिक हो जाता है। तो ये सिर्फ एक आर्थिक घटना का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक निवेशक की आत्मा की पीड़ा का दस्तावेज बन जाता है। सही कहा। और जो लोग ये सब कर रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी भी है। इतिहास सब कुछ नोट करता है। ये बात अपने आप में बहुत वजन रखती है। अच्छा, यहाँ से विश्लेषण एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेता है। स्रोत ने आज के बाजार की इस मानसिकता की तुलना सनातन इतिहास के कुछ पात्रों से की है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। पहला उदाहरण है कंस बुद्धि। हाँ, ये तुलना इस पूरी समस्या को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। हम सब कंस की कहानी जानते हैं, पर उसे आज के कॉर्पोरेट जगत पर लागू करना ये एक गहरा विश्लेषण है। कहानी ये है कि जब मथुरा के ग्वाले दूध दही बेचने आते तो राजा कंस के आदेश पर उनसे 90% तक कर वसूला जाता था।
स्रोत कहता है कि ये टैक्स नहीं, ये खुला शोषण था। हाँ। और फिर इस कंस बुद्धि के 3 हिस्से बताए गए हैं। पहला, छोटे को दबाओ, दूसरा, कमजोर से छीनो, और तीसरा, अपनी सत्ता को स्थायी और अमर समझो। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। आज भी हमें ये मानसिकता हर जगह दिखती है। जब कोई बड़ी कंपनी अपने छोटे सप्लायर्स का पैसा महीनों तक रोक के रखती है ताकि उसका अपना कैश फ्लो अच्छा रहे। ये कंस बुद्धि है। हाँ। जब एक बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म छोटे विक्रेताओं पर इतना कमीशन लगाता है कि उनका मुनाफा लगभग खत्म हो जाए, ये कंस बुद्धि है। ये वही सोच है, कमजोर से छीनो क्योंकि तुम छीन सकते हो। और स्रोत कहता है कि कंस अकेला नहीं था, उसके साथ एक और मानसिकता काम कर रही थी, जरासंध बुद्धि। इसका क्या मतलब है? जरासंध की रणनीति थी, छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा करो, उनकी अर्थव्यवस्थाओं का शोषण करो और इस पूरी प्रक्रिया को साम्राज्य विस्तार या रणनीति का नाम दे दो। अच्छा। स्रोत का तर्क है कि यही मानसिकता आज हमें वैश्विक स्तर पर दिखती है। जब कोई बड़ी टेक कंपनी दर्जनों छोटी स्टार्टअप कंपनियों को सिर्फ इसलिए खरीद लेती है ताकि भविष्य में कोई उसे चुनौती न दे सके, ये जरासंध बुद्धि है। बिल्कुल। जब शक्तिशाली देश कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनके संसाधनों का शोषण करते हैं, ये आधुनिक जरासंध बुद्धि है। ये सिर्फ लालच नहीं है, ये एक व्यवस्थागत शोषण है जिसे स्ट्रैटेजिक मूव का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि समस्या किसी एक इंसान या एक कंपनी में नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मानसिकता में है, जो सिस्टम में रच बस गई है। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। हाँ। अगर समस्या इतनी गहरी और बाहरी है तो वो एक अकेला निवेशक करे तो क्या करे? यहीं पर स्रोत एक और दिलचस्प मोड़ लेता है। वो कहता है कि जितनी बड़ी समस्या बाहर दिख रही है, उसका असली स्रोत और समाधान दोनों ही हमारे भीतर हैं। भीतर है। हाँ। और इसी बात को समझाने के लिए ज्योतिष का जिक्र आता है। हाँ, ये मुझे बहुत हैरान करने वाला लगा। आमतौर पर जब लोग बाजार और ज्योतिष को जोड़ते हैं तो वो भविष्यवाणियां करने लगते हैं कि कौन सा शेयर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ नजरिया बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और ये नजरिया बहुत ताजगी भरा है। यहाँ ज्योतिष को भविष्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वभाव का विज्ञान कहा गया है। स्वभाव का विज्ञान। इसका मतलब है कि ग्रह नक्षत्र बाहर कुछ नहीं करते हैं, वे सिर्फ हमारे भीतर जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे लालच, डर, अहंकार, धैर्य, उन्हें उजागर करने के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। वे सिर्फ एक आईना है जो दिखाते हैं कि हमारे अंदर असल में क्या चल रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक तेजी का बाजार लालच पैदा नहीं करता, वो सिर्फ उस लालच को बाहर लाता है जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद था। हाँ, बिल्कुल सही। और इसी तरह एक मंदी का बाजार डर पैदा नहीं करता, वो हमारे भीतर छिपे डर को सतह पर ले आता है। आप बिल्कुल सही समझी। स्रोत की एक पंक्ति है जो इस पूरी बात का सार है। ग्रह बाहर नहीं बिगड़े हैं, ग्रह भीतर सक्रिय हैं। वाह! असली समस्या शनि या राहु की चाल में नहीं है, असली समस्या हमारे मन की चाल में है। और दस्तावेज कहते हैं कि पद और शक्ति के नशे में डूबा हुआ इंसान कितना घातक हो सकता है। ये हर युग, हर देश और हर धर्म में साबित हुआ है। तो सारा खेल आंतरिक संतुलन का है। मतलब बाजार की अनिश्चितता का हल बाहरी खबरों और चार्ट से ज्यादा अपने मन को समझने में छिपा है। यही मूल संदेश है। जब तक एक निवेशक अपने डर को नहीं पहचानेगा, अपने लालच की सीमा को नहीं समझेगा, तब तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट उसे नहीं बचा सकता। बाजार की अस्थिरता तो उसकी प्रकृति है, असली अस्थिरता तो हमारे मन के भीतर है, जो एक पल में खरीदने को दौड़ता है और दूसरे ही पल डरकर बेचने लगता है। एग्जैक्टली। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर समस्या इतनी गहरी और आंतरिक है, तो क्या ये अंधकार का दौर, ये अनिश्चितता कभी खत्म होगी? क्या एक आम निवेशक के लिए कोई उम्मीद की किरण है? स्रोत इसका जवाब बहुत स्पष्ट और सकारात्मक रूप में देता है। हाँ, बिल्कुल खत्म होगा। अच्छा। हर अंधकार की इत्सिंगामपी है। इतिहास में कोई भी संकट हमेशा के लिए नहीं टिका। ये दौर भी स्थायी नहीं है। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है। एक शर्त? हाँ, ये दौर सिर्फ गुजरने के लिए नहीं आया है, ये हमें कुछ सिखाने आया है। ये एक बहुत बड़ा शिक्षाप्रद अध्याय है। और इसमें एक बहुत सीधी सी बात कही गई है, जो सीख लेगा वो बचेगा, जो लालच में अंधा रहेगा वो दोहराया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस गिरावट से उभरना सिर्फ पैसों की रिकवरी नहीं है, नहीं, बल्कि एक सबक सीखना भी है। लेकिन वो सबक है क्या? सबक ये है
कि बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागने का नतीजा क्या होता है। सबक यह है कि जल्दी अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं होती। सबक यह है कि आपका सबसे बड़ा सलाहकार आपका अपना विवेक है, कोई टीवी का एक्सपर्ट या सोशल मीडिया का गुरु नहीं। जो इस संकट में ये सबक सीख लेगा वो भविष्य में ऐसी गलतियों से बचेगा। जो नहीं सीखेगा वो अगली तेजी में फिर वही गलतियां दोहराएगा, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। बिल्कुल। ये तो व्यक्तिगत स्तर पर हुआ, लेकिन क्या एक समाज के तौर पर, एक मानवता के तौर पर भी कोई उम्मीद है? हाँ, और यहाँ पर स्रोत एक बहुत खूबसूरत बात कहता है। वो याद दिलाता है कि इतिहास गवाह है, इंसान गलतियां करता है, बड़े बड़े संकट खड़े करता है, लेकिन एक बिंदु पर आकर वो स्वीकार भी करता है कि उससे गलती हुई। स्वीकार करता है। हाँ, किसी ने साफ साफ स्वीकार किया, किसी ने घुमा फिरा कर, पर अंत में सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। यही स्वीकार करने का साहस और खुद को सुधारने की क्षमता इंसान को, जैसा कि स्रोत कहता है, ईश्वर की श्रेष्ठतम कृति बनाती है। तो ये एक उम्मीद की किरण है कि इस आर्थिक और मानसिक संकट से भी अंत में एक बेहतर समझ पैदा होगी। बिल्कुल। हर बड़ा संकट अपने साथ एक बड़े बदलाव की संभावना लेकर आता है। हो सकता है यह संकट एक ऐसी नई सोच को जन्म दे जहां निवेश में सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि नैतिकता, स्थिरता और संतुलन को भी उतना ही महत्व दिया जाए। यह एक उत्प्रेरक बन सकता है। तो इन सभी दस्तावेजों की गहरी बातों को समेटते हुए एक निवेशक के लिए अंतिम और सबसे जरूरी संदेश क्या है? संदेश बहुत सीधा और स्पष्ट है। पहली बात, डरिए मत, क्योंकि डर में लिए गए फैसले लगभग हमेशा गलत होते हैं। लेकिन साथ ही आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। अपना विवेक, अपनी समझ को हमेशा जगा कर रखना सबसे जरूरी है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आई है वो ये है कि बाजार के चार्ट्स को समझने से पहले अपने मन के ग्राफ को समझिए। सही कहा। अपने लालच के शिखर और अपने डर की खाई को पहचानिए। क्योंकि जब आपके भीतर संतुलन आएगा तब बाहर का बाजार और उसके शोर आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगा। आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। ये विश्लेषण हमें सिर्फ निवेश की सलाह नहीं दे रहा, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये एक गहरा जीवन दर्शन दे रहा है जो किसी भी तरह की अनिश्चितता में, चाहे वो आर्थिक हो, करियर में हो या निजी जीवन में, लागू हो सकता है। ये आत्मनिरीक्षण का एक आह्वान है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत बार बार ये कहता है कि ये मानव मन का करेक्शन है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाजार हमारे सामूहिक मन का आईना है तो आज ये आईना हमें हमारे बारे में क्या बता रहा है?